नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की मेरी ये वीडियो हिमाचल प्रदेश की भविष्य की 10 बड़ी समस्याओं के बारे में है, जो आने वाले 5 से 10 वर्षों में हिमाचल के लिए बेहद मुश्किलें खड़ी कर देने वाली हैं। मैंने आज से 3 या 4 महीने पहले एक पोस्टर ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसमें मैंने हिमाचल के लिए भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों के बारे में कहा था। क्योंकि मैं कोई फेमस इंसान नहीं हूँ, कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं हूँ, बल्कि एक आम हिमाचली हूँ, एक आम हिमाचल का बेटा हूँ। शायद इसीलिए किसी का ध्यान इस पोस्टर के ऊपर गया ही नहीं और किसी ने इस पोस्टर को पढ़ा ही नहीं। लेकिन मैं अपनी जो कोशिश है, अपने हिमाचल प्रदेश के प्रति जो मेरी कोशिश है, उसको जारी रखते हुए मैं इस वीडियो के माध्यम से 10 बड़ी समस्याओं के बारे में बात करूँगा, उनके ऊपर रोशनी डालूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली समस्या हिमाचल प्रदेश के ऊपर है, वो है जलवायु परिवर्तन की समस्या। देखिए, जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है जो आज दुनिया के कम से कम नहीं तो 90% जो देश हैं उनको झेलनी पड़ रही है। हमने भी हिमाचल में इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा है और महसूस किया है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन ये जो ग्लोबल वार्मिंग से होने वाला परिवर्तन है, ये कई रूपों में देखने को मिलता है, ये एक रूप में नहीं आता। इसके कुछ जो सबसे बड़े इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनमें से कुछ इफ़ेक्ट हैं जैसे कि सूखा पड़ जाना, जंगल में आग लग जाना, तूफान का आना, ग्लेशियर्स का पिघल जाना, बहुत ज़्यादा भारी बारिश होना, भारी बर्फबारी होना, यहाँ तक कि ज़मीन का कट जाना, लैंडस्लाइड्स होना, ये सभी इसके बहुत बड़े इफ़ेक्ट्स हैं। आज तो हमने हिमाचल में केवल बारिश का ही नुकसान झेला है, लेकिन आने वाले समय में हिमाचल को इस ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले बड़े नुकसानों को भी झेलना पड़ सकता है। इंसान ने भी तो प्रकृति के ऊपर बहुत ही कठोर रुख अपनाया है, और शायद यही कारण है कि प्रकृति ने फिर इंसान के ऊपर कठोर रुख अपनाया और हिमाचल प्रदेश के लिए ग्लोबल वार्मिंग को एक बहुत बड़ा चैलेंज बनाकर रख दिया। आने वाले समय में जिस तरीके से हिमाचल ने पश्चिमी देशों को आंख मूंद करके फॉलो किया है, तो उसका खामियाजा जो है वो हिमाचल प्रदेश को ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, उससे होने वाली तबाही के रूप में झेलना पड़ सकता है। हमें भी अभी से प्रकृति को संभालना होगा, उसके साथ अभी से सामंजस्य बिठा करके चलना होगा और किसी ना किसी तरीके से मौसम को बदलने से रोकना होगा। यदि हम मौसम को बदलने से आज नहीं रोक पाए, तो आने वाले समय में हम अपने हिमाचल प्रदेश को तबाह होते हुए अपनी आंखों के सामने देखेंगे। दोस्तों, ये दूसरी बड़ी समस्या है वो है ड्रग्स की। ड्रग्स जो है वो हिमाचल के लिए इतनी बड़ी समस्या है कि वो आगे आने वाले टाइम में हिमाचल प्रदेश को तबाह करके रख देगी। ये एक ऐसा धीमा जहर है जो हिमाचल की देवभूमि को नष्ट करके रख देगा। हमारे प्यारे से जो एक सामाजिक हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस सामाजिक स्ट्रक्चर को ये एक ही झटके में तबाह करके रख देगा। इस बात से आज कोई भी अनजाना नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में जो ड्रग्स का चलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी जो हाथ हैं, उसके जो पैर हैं, वो बहुत गहरे हमारी सोसाइटी के अंदर, बहुत ही गहरे हमारे समाज के अंदर घुस चुके हैं। नौजवान भी जो हैं वो अब अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि इस गहरे गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं। इसका कारण जो है वो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं कुछ कारणों के बारे में कहूँगा। आजकल का जो रहन सहन है और जल्दी पैसा कमाने का जो लालच है, वो क्या कर रहा है, वो नौजवानों को इस गड्ढे की तरफ और ज़्यादा खींचता चला जा रहा है। वो नौजवानों को मजबूर कर रहा है वो कि नौजवान ड्रग्स को बेचें, ड्रग्स को इस्तेमाल भी करें। क्योंकि क्या हो गया है कि ड्रग्स को बेचना जो है वो नौजवानों के लिए पैसा कमाने का एक ज़रिया बन चुका है, एक आसान ज़रिया बन चुका है। और हर नौजवान आजकल ये चाहता है कि उसके पास बड़ी गाड़ी हो, बड़े बड़े महंगे फ़ोन हो, महंगे कपड़े वो पहने, बहुत ज़्यादा लग्जरी की लाइफ वो जिए। उस लाइफ को जीने के लिए, वो सब कुछ पाने के लिए वो छोटा रास्ता अपनाना शुरू कर देते हैं पैसा कमाने का, और ड्रग्स बेचना उनके लिए एक छोटा रास्ता है। शुरू में तो वो ड्रग्स को बेचते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे खुद कंज्यूम भी करने लग जाते हैं, खुद इस्तेमाल भी करने लग जाते हैं, और उनको नौजवानों को फिर इस ड्रग्स की आदत सी पड़ जाती है, और इस ड्रग्स को बार बार लेने की आदत सी उनको मजबूर करती है ड्रग्स को और ज़्यादा बेचने में, और ज़्यादा पैसा कमाने में, और ज़्यादा कंज्यूम करने में। इससे भी बड़ी एक समस्या ये है कि ज़्यादातर इसका जो इस्तेमाल है वो स्कूल और कॉलेज के छात्र करने लगे हैं, जो हो सकता है कि पढ़ाई की स्ट्रेस की वजह से करते हों, या जो सामाजिक प्रेशर उनके ऊपर डाला गया है कि ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करने का, उसके प्रेशर की वजह से करते हों। कारण कोई भी हो, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत छोटी उम्र के बच्चे भी आजकल करने लगे हैं।
आजकल के पेरेंट्स की भी एक बहुत बड़ी गलती है कि वो अपने बच्चों को ये प्रेशर डालते हैं कि वो हमेशा फर्स्ट आएँ, वो हमेशा उत्तीर्ण रहें पढ़ने में, और हो सके तो टॉप लेवल पे रहें। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे जो हैं ऐसा प्रेशर नहीं झेल पाते और फिर ड्रग्स की तरफ मुड़ जाते हैं। बहुत बड़ा कारण है ये। उससे भी एक और बड़ा कारण ये है कि कंपटीशंस जो हमारे आजकल के जो सामाजिक स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया हुआ है अपने अराउंड, उस सामाजिक स्ट्रक्चर में हमने कंपटीशंस को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है हर लेवल पे बच्चों के लिए कि नौजवान हो या बच्चे हों, चाहे नौकरी पाने की जगह हो, चाहे एडमिशन लेने की जगह हो, चाहे स्कूल में पढ़ने की जगह हो, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा प्रेशर है बच्चों के ऊपर कि वो जो है गलत रास्तों की तरफ जल्दी मुड़ जाते हैं। और ये जो समय है, ये जो टाइम होता है, ये टाइम नौजवानों के ब्रेन को मोल्ड करने के लिए सबसे आसान समय है, क्योंकि इस समय पे नौजवानों का जो ब्रेन है वो बहुत ही फ्रेजाइल होता है, बहुत ही कोमल होता है, उसको किसी भी तरफ आराम से मोड़ा जा सकता है। और ये तो हम सब जानते हैं कि गलत चीज़ों को अपनाना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत की अच्छा काम करना, क्योंकि अच्छे काम का रिजल्ट थोड़ा लेट आता है और बुरे काम का रिजल्ट होता है वो तुरंत आ जाता है। इसलिए लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि छोटा रास्ता अपनाएं पैसा कमाने का, छोटा रास्ता अपनाएं हर चीज़ को करने का। उसके ऊपर बात आ जाती है कि नौजवान जो है कई वो बेरोजगार रह जाते हैं पढ़ने के बाद भी, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन आता है और फिर उसकी वजह से वो ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। आजकल के टीवी के जो कार्यक्रम हैं वो भी कुछ इस तरीके के बन चुके हैं कि वो नौजवानों को क्या दिखाते हैं, वो लोगों को क्या दिखा रहे हैं, आज वो समाज को क्या दे रहे हैं। वो टीवी सीरियल समाज को दिखाते हैं कि किस तरीके से ड्रग्स लेने वाले लोग बहुत बड़े होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, बहुत ही कूल लगते हैं, बहुत ही शानदार लगते हैं, और उनका जो जीवन होता है बहुत ही अमीरी में गुजरता है। इसलिए ये जो नौजवान है, इसलिए जो ये यंग बच्चे हैं, ये जो स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, इनका जो है रुझान वो ड्रग्स की तरफ बढ़ता चला जाता है। सरकारों ने भी इसे रोकने के लिए कोई बहुत ज़्यादा गंभीर कदम नहीं उठाए हैं। सरकारों ने एक्शन प्लान तो बनाए हैं, लेकिन उनके एक्शन प्लान ज़्यादातर किस चीज़ के ऊपर हैं? उनके एक्शन प्लान ज़्यादातर हैं कि जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो ड्रग बेचने वाले हैं, उनको पकड़ लो, उनको जेल के अंदर डाल दो, या फिर क्या कर दो, ड्रग्स की रोकथाम के लिए कुछ बनाया गया है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये बनाया गया है कि ड्रग्स की रोकथाम के लिए उन्होंने केंद्र बना दिए हैं, नशा मुक्ति केंद्र। अब वो जो लोग जो नशा मुक्ति केंद्र में रह रहे हैं वो तो बेचारे पहले से ही परेशान हैं। उनको आप नशे से थोड़े दिन के लिए तो मुक्त कर दोगे, थोड़े दिनों के लिए मुक्त कर सकते हो, लेकिन अगर वो आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं, मान लीजिए उनके पास पैसा नहीं है, मान लीजिए उनके पास नौकरी नहीं है, मान लीजिए वो डिप्रेशन में ही है, तो आपने उसके असली कारण को तो नहीं पकड़ा, और क्योंकि आपने असली कारण को नहीं पकड़ा वो दोबारा से ड्रग्स की तरफ फिर जा सकते हैं। और यही जो चीज़ है ये ड्रग पेडलर्स के साथ भी होती है, जो ड्रग्स को बेचते हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा कमाना है, और वो ज़्यादा पैसा कैसे कमाएंगे, उसे बेच के कमाएंगे। एक बार पुलिस पकड़ भी लेगी तो फिर उनको आदत लग जाएगी बार बार पकड़े जाने की, बार बार जेल जाने की आदत लग जाती है, और क्योंकि उनको बार बार जेल जाने की आदत लग जाती है इसलिए फिर वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हो जाते हैं और वो उसे बार बार करने लग जाते हैं। इसलिए सरकारों को मेरे हिसाब से इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि ये हमारे समाज को तोड़ करके रख देगी, ये हिमाचल को बर्बाद करके रख देगी, और सरकारों को इसकी गहराई तक जाना होगा, इसके असली मुद्दे तक जाना होगा और उस मुद्दे को सॉल्व करना होगा। अगर हम उसकी रूट पे, उसकी जड़ तक चले गए और उस जड़ को ही हमने तोड़ दिया, उस जड़ को काट दिया, तो ड्रग्स जो है वो फिर कभी हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगली समस्या जो हिमाचल के लिए है, जो किसी सुनामी से कम नहीं है, वो है बेरोजगारी। नौजवानों का बेरोजगार रहना किसी भी समाज के लिए कभी अच्छा ही नहीं होता। बड़ी से बड़ी जो त्रासदी है वो इसी वजह से आती है। देश के देश इस वजह से तबाह हो जाते हैं। हिमाचल भी इसके जो परिणामों से है वो कभी अछूता नहीं रहेगा, ना ही हिमाचल इसके परिणामों से बच सकता है। ये हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। अगर हमें ये लगता है कि आज हमारे पास नौकरी है लेकिन हमारे आसपास के लोगों के पास नौकरी नहीं है तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत ही गलत सोच है। अगर समाज का कोई भी तबका ये समझता है कि हमें बेरोजगारी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हमारे पास नौकरी है, तो ये बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि फ़र्क पूरे के पूरे समाज को पड़ता है। और फ़र्क पूरे समाज को क्यों पड़ता है? क्योंकि अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो उससे क्राइम बढ़ता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, ड्रग्स की तरफ जो रुझान है समाज का वो बढ़ने लग जाता है, जल्दी पैसा कमाने का जो लालच है वो नौजवानों में बढ़ने लग जाता है, क्योंकि उनके पास
रोज़गार नहीं है, पैसे की ज़रूरत है, अमीर होना है, लग्जरी लाइफ जीनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदनी है, नौकर चाकर रखने हैं, तो वो कहाँ से होंगे पूरे? वो शौक़ कहाँ से पूरे होंगे? वो शौक़ पूरे होंगे छोटा रास्ता अपना करके, जल्दी का रास्ता अपना करके पैसा कमाने का, और वही जो चीज़ें हैं फिर समाज में आने लग जाएंगी। बेरोज़गारी एक ऐसा दीमक है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। डिप्रेशन इसकी जो है एक और ऐसी इफ़ेक्ट है, जो डिप्रेशन मैं तो कहूँगा पूरे के पूरे समाज के अंदर इतनी बुरी तरीके से फैल चुकी है जैसे कि कैंसर फैल रहा हो। तो डिप्रेशन जो है वो कैंसर बन चुका है आज हिमाचल के समाज के लिए। और हिमाचल के बहुत बड़े बड़े नौजवान, बहुत बहुत ऐसे लोग जो अपने आप को समझते थे कि वो शायद कभी इसकी चपेट में नहीं आ सकते, वो भी आज डिप्रेशन की चपेट में आ चुके हैं, क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं हैं। अभी शायद आपको सुनने में ये बातें जो है किसी बुरे सपने जैसी लगेंगी, आपको लगेगा शायद मैं बहुत हवा की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई है हमारी सांस लेने में। देखिए, आप इस बात को समझिए कि पढ़ाई आज मुश्किल से मुश्किल हो रही है, कंपटीशन बढ़ता चले जा रहा है, और ट्यूशन का एक ऐसा चक्कर बन चुका है, ट्यूशन का एक ऐसा रैकेट बन चुका है जो बहुत महंगा है और सब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत प्रेशर हो रहा है कंपटीशन की वजह से, ट्यूशन की वजह से। सरकारी नौकरियों में आजकल आप क्या देख रहे हैं? सरकारी नौकरियों में सिफारिश या पेपर लीक जैसी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही आम हो चुकी हैं। प्राइवेट नौकरियां हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर तो पहले से ही कम थी, कुछ खास तो थी नहीं। महंगाई जो है वो अपनी चरम पर चल रही है। अगर मान लीजिए किसी को प्राइवेट नौकरी लग भी जाए तो उसकी जो सैलरी है वो बहुत कम है। इतनी कम सैलरी में ना तो वो अपना गुजारा कर पाता है और ना ही अपने परिवार का गुजारा कर पाता है। लेबर के जो प्रोटेक्शन लॉज हैं, जो किसी लेबर को बचाने के लिए प्रोटेक्शन के जो लॉज बने हैं, वो भी जो है इन प्राइवेट कंपनीज के ऊपर कारगर नहीं होते। और अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी किसी को अचानक नौकरी से निकाल दे, बिना नोटिस दिए नौकरी से निकाल दे, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई सरकार नहीं खड़ी होती। और आप ये देखेंगे कि एक नौकरी के पीछे, सिर्फ एक पोस्ट के पीछे नौजवानों की कतारें लगी हुई हैं। जहां कुछ साल पहले 10,000 या 5,000 लोग एक नौकरी के पीछे जाते थे, आज वहीं पर एक नौकरी के पीछे कई कई लाख बच्चे हैं बेचारे। तो इतनी बड़ा जो प्रेशर है, इतना बड़ा जो सामाजिक प्रेशर उन बच्चों के ऊपर पड़ता चले जा रहा है, उन नौजवानों के ऊपर पड़ता चले जा रहा है, उससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है, डिप्रेशन भी बढ़ रहा है। ये चीज़ हमें अच्छे से समझनी होगी। और ये एक वजह है, एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से जो अच्छा टैलेंटेड ब्रेन है, जो अच्छा टैलेंटेड आदमी है, अच्छा टैलेंटेड यंग इंसान है, वो हिमाचल प्रदेश को छोड़ने पर मजबूर हो चुका है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कोई नौकरी ही नहीं है। इसी वजह से हर 3 घरों में से एक घर के जो नौजवान हैं, वो कम से कम किसी एक घर के नौजवान ऐसे हैं जो हिमाचल में नहीं रह रहे, हिमाचल से बाहर कहीं रह रहे हैं, और हिमाचल से बाहर कहीं सेटल्ड हैं, परमानेंटली ही सेटल हो चुके हैं। सरकारों की भी जो पॉलिसीज़ बनी हैं बेरोज़गारी को लेकर के, वो बहुत ही ठोस पॉलिसीज़ नहीं है, बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़ नहीं है। वो पॉलिसीज़ जो है वो बहुत ही ऊपरी स्तर पर बनाई गई हैं और एक छलावे की तरह बनाई गई हैं, जैसे कि उन्होंने समाज को छलना हो। ज़मीनी स्तर पर अगर आप देखोगे, ठोस स्तर पर अगर आप देखोगे, तो ऐसा कोई भी सरकारी फैसला नहीं है जो ये कहता हो कि नौजवानों की स्किल की इम्प्रूवमेंट करनी है, उनको ऐसी चीज़ें सिखानी है जिससे उनको फटाफट नौकरी मिल जाए, या उनके लिए कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करनी है, या कोई स्टार्टअप्स क्रिएट करने हैं, या कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे कि जो नौजवान है वो नौकरी कर सकें। इस तरह का कुछ नहीं बनाया है सरकार ने। किसी को भी सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बनाया है या सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाया है। सरकारों की जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी डिफेक्टिव पॉलिसीज़ हैं बेरोज़गारी को लेकर के, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में भी हम कुछ लाख या 2 लाख पोस्ट्स को क्रिएट होते हुए देख पाएंगे। देखिए, आपको झूठ बोल के कहना कि 2 लाख पोस्ट आ जाएंगी, आने वाले 5 सालों में 2-3 लाख पोस्ट क्रिएट हो जाएंगी, नौकरियां लगेंगी लोगों को, नौजवानों को नौकरियां मिल जाएंगी, 5 से 10 लाख नौजवान जो है वो रोज़गार पा लेंगे। ये इस तरह की जो चीज़ें अगर आपको कोई वादा कर भी रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो पूरा हो पाएगा, क्योंकि इस तरह की कोई पॉलिसी ही नहीं है, कोई ऐसी चीज़ प्लेस में है ही नहीं जो उसको पूरा करेगी। ज़मीनी स्तर पे कोई इस तरह का फैसला मुझे नज़र नहीं आया। देखिए, हमारे समाज का एक बहुत बड़ा जो जवान तबका है ना, वो डिप्रेशन की तरफ तो जा ही रहा है, और वो बार बार दिखावे की ज़िंदगी को देखता है कि किस तरीके से इस ज़िंदगी को जिया जा सकता है, कैसे शॉर्टकट लिया जा सकता है। और जो सोशल मीडिया है, इसने भी नौजवानों को केवल भटकाने का ही काम किया है, कभी
उसने नौजवान को सुधारने का काम नहीं किया। आजकल के नौजवान कर क्या रहे हैं, या तो टिकटॉक के वीडियोस बना रहे हैं, अब टिकटॉक खत्म हो गया तो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियोस बना रहे हैं। और किस चीज़ की वीडियोस बना रहे हैं कि अगर एक जो इंसान है वो कहीं नाचा होगा तो उस गाने के ऊपर सारे का सारा हिमाचल नाच रहा है बिना किसी बात के। एक जोक चलेगा तो सब उसी जोक पे अपनी वीडियोस बनाने लग जाएंगे, या उससे ज़्यादा क्या कर लेंगे, मीम्स बनने लग जाएंगे। यूट्यूबर्स जो बने हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। और बच्चे क्या सीख रहे हैं, यही सब सीख रहे हैं। नौजवान क्या कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है ये सब देखने में। बिग बॉस जैसे कार्यक्रम क्या होता है, बिग बॉस जैसे कार्यक्रम में क्या मिलता है आपको देखने के लिए, यही मिलता है ना कि एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे गाली दे रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे बदतमीजी कर रहा है। और यही जो सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को जो नौजवान है वो फॉलो करने लग जाते हैं ब्लाइंडली, बिना सोचे समझे, और बस अपना समय बर्बाद करते चले जाते हैं। बजाय इसके कि वो इंटरनेट को अपनी स्किल की इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करते, नौजवानों ने भी इंटरनेट को बस गलत कामों के लिए, बेवजह की वीडियोस बनाने के लिए, अपना समय बर्बाद करने के लिए ही इस्तेमाल किया है। मैं ये नहीं कहता कि आप एंटरटेनमेंट मत करो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप डांस मत करो, आप गाने मत गाओ, आप सब कुछ करो, लेकिन उसके साथ साथ पहले अपनी स्किल की इम्प्रूवमेंट करो। सबसे पहले एक नौकरी का इंतज़ाम करो। अगर नौकरी का इंतज़ाम हो जाता है, अगर आपके पास नौकरी है, अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को पाल लेंगे, पोस लेंगे और आगे अपना परिवार बढ़ा सकते हैं, जो भी आपने करना है अपने जीवन में वो आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट हुए, तो आप आराम से जो चाहें वो कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे चाहे आप डांस डालिए, चाहे इंटरनेट पे आप गाने गाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल के माँ बाप ने भी ऐसा ही कर दिया है अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को। सही गाइडेंस देने की बजाय, उनको सही पिक्चर दिखाने की बजाय, उन्होंने क्या किया है कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देना उचित समझा है। जब महंगे से महंगे फ़ोन खरीद के दे दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद के दे दी, इंटरनेट के बहुत बड़े बड़े पैकेजेस उनको खरीद करके दे दिए, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि उनके जो बच्चे हैं वो एक्चुअली में वो सब को खुद मेंटेन कर पाएंगे कभी। क्या वो खुद ऐसी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे जिससे वो ये सारी चीज़ें खुद खरीद सकें? इस चीज़ के ऊपर कभी माँ बाप ने भी नहीं सोचा। पहले के माँ बाप सोचते थे, पर अब के शायद माँ बाप भी नहीं सोच रहे हैं। और वो किसी और के साथ ये गद्दारी नहीं कर रहे, वो गद्दारी अपने ही बच्चों के साथ कर रहे हैं। ये उन्हें भी समझना होगा। और साथ में जो स्कूली स्ट्रक्चर है, साथ में जो एजुकेशन सिस्टम है, इसने भी किसी भी नौजवान को उसकी असली पिक्चर नहीं दिखाई, उसकी असली जो है फ्यूचर की जो झलक नहीं दिखाई, उसे आईना नहीं दिखाया। क्योंकि उसने आईना नहीं दिखाया, सच्चाई नहीं दिखाई, असली पिक्चर नहीं दिखाई, नौजवानों को लगता है कि वो शायद जैसे ही पास करेंगे, कोई डिग्री को पास करेंगे, उसके बाद वो शायद बहुत बड़ी नौकरी प्राप्त कर लेंगे, वो बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे। सबको आजकल यही लगता है कि अगर कुछ नहीं करेंगे तो चलो यूट्यूब पर वीडियो ही बना देंगे। लेकिन आप बनाइए, वो सब भी कीजिए, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपने लिए तो आप सबको सीरियस होना पड़ेगा। और अगर हम सीरियस आज से नहीं हुए, अगर हमने आज से ही इसके ऊपर काम नहीं किया, तो बेरोजगारी एक इतना बड़ा टाइम बॉम्ब है कि बहुत बुरी तरीके से फटेगा जब ये फटेगा। अगली बड़ी जो समस्या है, अगली बड़ा जो मुद्दा है, वो है कृषि में गिरावट। देखिए, कृषि हिमाचल प्रदेश की जो है वो पहचान रही है और हमेशा से ही हिमाचल की ताकत भी रही है, लेकिन आज इस ताकत में भारी गिरावट आ रही है। इसका कारण देखिए, ग्लोबल वार्मिंग तो है ही, और उससे होने वाले जितने भी नुकसान जो हमने पहले बात करी थी, वो सारे नुकसान भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस का करना, उपजाऊ जो ज़मीन है उस उपजाऊ ज़मीन को ख़राब करना। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी उपजाऊ ज़मीनें हैं, उनके ऊपर वो खेती बाड़ी ना करके उन ज़मीनों को वो प्लॉट्स में काट देते हैं, और प्लॉट्स में काट करके फिर उसे बेच देते हैं। तो उससे क्या होता है, उन ज़मीनों के ऊपर जिनके ऊपर अनाज उगना था, उनके ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं। और आप सबको ये समझना होगा कि आप ईंट पत्थर नहीं खा सकते, आप अनाज ही खा सकते हैं। और इस सब से अनाज का इतना बड़ा संकट पैदा हो जाएगा आने वाले समय में कि हम देखेंगे कि पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो गिरती चली जाएगी। जो लोग हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको पर्याप्त खाना नहीं मिलेगा। ये आपको लग रहा है कि शायद नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हम इसी तरफ बढ़ रहे हैं, हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसी फ्यूचर में जा रहे हैं, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि
लोगों को पर्याप्त खाना भी नहीं मिलेगा। हम सबको ये समझना चाहिए जो कृषि है वो एक मेहनत का काम है, जिसके लिए आपको सही तकनीक का होना भी ज़रूरी है और सही मोटिवेशन भी चाहिए, सही प्रेरणा का होना भी ज़रूरी है। मान लीजिए कि आज अगर कोई भी ये सोचता है कि उसे कृषि का काम करना है, मान लीजिए कोई नौजवान ये सोचे कि वो किसान बनेगा, तो उस नौजवान को ये तो अपने साथ सोचना ही पड़ेगा, ये उसके दिमाग में साथ में बात ज़रूर चलेगी कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ, जो मैं किसान बन रहा हूँ, क्या मैं अपना और अपने बच्चों का या अपने परिवार का पालन पोषण इस करियर में कर सकता हूँ? क्या मैं किसानी को करियर के रूप में देख सकता हूँ? और इसी को बूस्ट करने के लिए या इसी को एडवर्टाइज करने के लिए या मान लीजिए नौजवानों को ये ख्याल बेचने के लिए कि वो किसान बन सकते हैं, वो कृषि को करियर के रूप में देख सकते हैं, इसके ऊपर हमने कुछ काम ही नहीं किया। और इस क्षेत्र में हम जो है बहुत ही पीछे रह गए हैं। हमने कृषि को एक बड़े उद्योग की तरह ना तो किसी को बेचा है, ना ही कृषि को बड़े उद्योग की तरह हमने नौजवानों के ख्याल में ये डाला है कि वो बन सकते हैं, वो कर सकते हैं और वो इससे भी बहुत कुछ कमा सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि कृषि को बढ़ावा देने की बजाय हमने कृषि को और ज़्यादा कमज़ोर किया है। और ये कैसे हुआ है? ये डिफेक्टिव पॉलिसीज़ की वजह से भी हुआ है। और इस क्षेत्र में हमने कोई बहुत बड़ा उद्योग भी नहीं लगाया, बहुत बड़े स्टार्टअप्स भी खड़े नहीं किए, जिसकी वजह से जो नौजवान हैं उनको लगता है कि ये तो करियर की चॉइस हो ही नहीं सकती, इसे मैं कैसे करियर की तरह चूज़ करूं, मैं क्यों किसान बनूं, क्योंकि मैं कमा ही नहीं पाऊंगा। तो ये सब चीज़ें भी जो है नौजवानों के दिमाग में चलती हैं, जिसकी वजह से कृषि जो है, जो किसानी है, वो आप देखेंगे धीरे धीरे गिरती चली जा रही है। कृषि उद्योग जो है धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। जैसे जैसे हिमाचल में देखिए ज़मीन का कटान बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, मौसम आप देख रहे हो लगातार बदल रहा है। आगे आने वाले समय में उपजाऊ ज़मीन जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। और अगर हमने इसे आज ही नहीं बचाया तो मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, हमें खाद्य संकट देखना पड़ेगा हिमाचल के लिए। और ये बहुत बड़ा संकट होगा हिमाचल के लिए, छोटा संकट नहीं होगा ये। अगला जो बहुत बड़ा संकट है वो है आवास का संकट। ये शायद सुनने में आपको बहुत बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि आपको लगता है जगह जगह आपने कंस्ट्रक्शंस देखी हैं, आपने बहुत बड़े बड़े मकान देखे हैं, तो शायद आपको लगता है कि ये इतने सारे मकान हैं, फिर आवास का संकट कैसे। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगा, बेशक आपने बहुत बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस देखी होंगी, लेकिन ये सारी कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पूरी की पूरी हिमाचल की ज़रूरत को पूरा करने के काम में नहीं आ सकती। उसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं और ये बहुत बड़ा संकट है हिमाचल के लिए। देखिए, आवास का जो संकट है वो लोग ज़्यादा समझ पाएंगे जो आज तक किरायों के मकान में रह रहे हैं, जिनके पास बेचारों के पास अपना मकान नहीं है। आवास का संकट पैदा कैसे हुआ? आवास का जो संकट है ये पैदा हुआ जब सरकारों ने हिमाचल के दरवाजे बाहर वालों के लिए खोल दिए। जब सरकारों ने कहा कि ठीक है, आप प्लॉट सिस्टम पे हिमाचल में आराम से प्लॉट्स बेच सकते हो, कमर्शियल लेवल पे आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना करके फ्लोर वाइज आप बाहर के लोगों को आराम से बेच सकते हो। जिसकी वजह से क्या हुआ कि बाहर के लोगों ने हिमाचल प्रदेश में बहुत ही महंगे दामों में मकान खरीदे, और क्योंकि महंगे दामों पर मकान खरीदे तो जो हिमाचल की मार्केट वैल्यू थी, जो प्राइस थी हिमाचल की, वो बढ़ गई मकानों की। जिसकी वजह से जो आम हिमाचली है, जो मिडिल क्लास का है या लोअर मिडिल क्लास का है या गरीब तबके का जो हिमाचली है, वो अब मकान के बारे में सोच भी नहीं सकता। और तो और सरकारों ने क्या किया, जो अपने सरकारी मकान थे, जो सरकारों के अपने खुद के सरकारी मकान थे, जो सरकारों ने बनाए थे जैसे हिमुडा के ज़रिए, उन मकानों की भी प्राइस को बढ़ा दिया। अब क्योंकि वो प्राइस भी बढ़ गई, उस मार्केट के हिसाब से उन्होंने उस प्राइस को भी बढ़ा दिया। और वो प्राइस बढ़ने से जो वो आम जो जनता है, जो आम जनता सोचती है कि हम शायद हिमुडा के मकान को खरीद पाएँ, वो हिमुडा का मकान भी नहीं खरीद पा रहे, वो सरकारी मकानों को भी नहीं खरीद पा रहे। और तो और क्योंकि इन मकानों की प्राइसेस पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, तो इनके किराए भी बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। जो बाहर से लोग जिन्होंने मकान खरीदे हैं, या तो वो मकानों को खाली छोड़ देते हैं, उसमें रहते ही नहीं, या फिर उन मकानों में आम हिमाचली को किराए पे रखते हैं, किराएदार रखते हैं। तो आम हिमाचली क्या बन के रह गया? अब आम हिमाचली किराएदार बन के रह गया। जबकि हिमाचल पे सबसे पहला हक जो है वो आम हिमाचली का है, वो एक हिमाचली का है जो वहाँ पैदा हुआ है, जिसकी वो मिट्टी है। जिस इंसान की वो मिट्टी है, जो इंसान उस जगह पैदा हुआ है, उस इंसान को तो हमने किराए पे रख दिया।
लेकिन जो उससे बाहर पैदा हुआ है, जो बाहर रहता है, जिसके बाहर भी बहुत बड़े बड़े मकान हैं और शहरों में भी बहुत बहुत बड़े बड़े मकान हैं, उन लोगों को हमने मकान जो है हिमाचल में बेच दिया और उन लोगों के पास हिमाचल में भी मकान है। ये सोचने वाली बात है। और जो इतना ज़्यादा है जो किराया बढ़ा है, ये क्यों बढ़ा है? ये भी इसी वजह से बढ़ा है क्योंकि बाहर के लोग अपनी मन मर्जी का किराया रखते हैं। उनकी देखा देखी में जो आसपास के जो लोग हैं वो भी ज़्यादा किराए पे रखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जाल बन चुका है जिसमें जो आम हिमाचली है वो बहुत छोटे छोटे मकानों में, एक एक कमरे के मकानों में रहने पर मजबूर हो गया है। जो लोग हिमाचल प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं या हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए हैं, उनका सबसे पहला हक जो है वो हिमाचल के अंदर मकान खरीदने का होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ के ऊपर सरकारों ने भी नहीं सोचा। सरकारों ने बस पॉलिसीज़ बनाई और उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया, और जैसे ही वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हुई उससे बाहर के लोगों का हिमाचल में आना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मकानों की कंस्ट्रक्शंस दुनिया भर की हो गई, जिसकी वजह से हमने और भी बहुत सारा नुकसान झेला है हिमाचल में। वो आप सब लोग जानते ही हैं, लैंडस्लाइड्स के रूप में, बिल्डिंगों के गिरने के रूप में और पॉल्यूशन के रूप में भी। लेकिन ये बहुत बड़ी एक समस्या बन चुकी है आज। अब हमें ये चीज़ सोचनी होगी कि क्या हम इसे ठीक कर सकेंगे या नहीं ठीक कर सकेंगे। अगर हम इसे आज नहीं रोक पाए, अगर हमने ये जितनी भी हमने जो चीज़ें क्रिएट कर दी हैं अपने लिए समस्याएं, अगर हम इन्हें आज नहीं रोक पाए तो आने वाले समय में ये संकट बहुत ही बड़ा बन जाएगा हिमाचल प्रदेश के लिए। यहाँ तक कि लोगों को मकानों का अकाल सा पड़ जाएगा। अब जो आम हिमाचली है उसके दिमाग में क्या चलेगा? उसके दिमाग में तो यही चलेगा कि मैं इतने सारे बड़े महंगे मकान तो नहीं खरीद सकता, मुझे चाहिए सस्ता मकान। सस्ता मकान मुझे कहाँ मिलेगा? मान लीजिए मैं एक शिमला शहर का एग्जांपल लेता हूँ। शिमला शहर में जो मकान है वो आजकल एक फ्लैट भी 1-1, 1.5 करोड़ का चल रहा है। तो मान लीजिए अगर कोई आम हिमाचली ने मकान खरीदना है शिमला में, वो ये सोचेगा कि मुझे सस्ता मकान चाहिए, मैं शिमला में तो नहीं खरीद सकता हूँ, चलो शिमला से आसपास की जगहें देखता हूँ। तो क्योंकि वो जो कस्टमर है, जो आम हिमाचली जो कस्टमर है, वो अब मकान कहाँ ढूंढ रहा है? शिमला से आसपास के एरियाज़ में। तो उससे क्या होगा? जो उसके आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन होने शुरू हो जाएगी, वहाँ पर भी मकान बनने शुरू हो जाएंगे। और जैसे वहाँ पर मकान बनने शुरू हो जाएंगे तो वो जो आम हिमाचली है वो उस जगह पर मकान खरीदेगा, चाहे 20 लाख का खरीदे, चाहे 30 लाख का खरीदे, चाहे 40 लाख का खरीदे। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें से कोई भी जो वैल्यू है वो हो सकता है ऊपर नीचे हो, कोई सच्ची वैल्यू नहीं है। लेकिन एक बात है कि उसे उस जगह पर जाकर के वो मकान खरीदना पड़ेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यही कारण है कि हम हिमाचल में आज बिल्डिंगों के इतनी ज़्यादा तादाद देख रहे हैं कि हमें लगता है कि जंगल तो ख़त्म हो चुके हैं पर बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। लेकिन इस समस्या को हमें आज ही रोकना होगा। अगली जो ये संकट है, जो अगला संकट है, जो मैं विशेष तौर पर मुझे बहुत ही गलत लगता है, वो है हिमाचल के कल्चर का, हिमाचल की अपनी वैल्यूज़ का, हिमाचल की आइडेंटिटी का, हिमाचल की पर्सनैलिटी का पतन। जो मुझे लगता है कि परंपरा का तो पूरा नाश हो चुका है हिमाचल का। आज सब कुछ जो है ना वो पश्चिमी बन चुका है, पश्चिमी मॉडल पे आ चुका है। आप देखेंगे शॉपिंग मॉल्स बन चुके हैं, केटरिंग वाली शादियां हो गई हैं, जगह जगह पे शराब खाने बने हुए हैं, और इन सब को हमने अपने समाज का हिस्सा सा बना लिया है। अब हमें ये बुरा भी नहीं लगता। मुझे नहीं पता ना कि हिमाचल के लोगों को क्या हुआ है, क्यों वो अपनी देवभूमि को राक्षस भूमि बनाने पर तुले हुए हैं। मेरी समझ के तो बिल्कुल बाहर है। खाना खाने के तरीके तक को हमने बदल कर रख दिया है, हमने उसको जल्दी का तरीका बना दिया है। फास्ट फूड कल्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि एक पश्चिमी मॉडल है। और इससे हम कर क्या रहे हैं कि विदेशी कंपनीज के बर्गर, विदेशी कंपनीज के पिज़्ज़ा को खा रहे हैं। और जितना भी ज़्यादा जो पैसा जो हम खर्च कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे, ये सारा पैसा कौन कमा रहा है? ये सारा पैसा जो कमा रही हैं विदेश की कंपनियां कमा रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो अपना स्वाद है, हिमाचल प्रदेश के जो अपने पकवान हैं, उनको हम ठुकराते चले जा रहे हैं। और इससे भी हिमाचल का रेवेन्यू गिरता है, क्योंकि हम हिमाचल के अपने लोगों को कोई बिजनेस ही खड़ा नहीं करने देते। मान लीजिए आज अगर हिमाचली थाली का भी कोई बिजनेस करे, तो हम पिज़्ज़ा खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं हिमाचली थाली खाने से। तो होगा क्या? पिज़्ज़ा वालों की कमाई बढ़ेगी, हिमाचली थाली बनाने वाले की कमाई गिरेगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई उद्योग लगेगा ही नहीं। देखिए, पश्चिमी मॉडल को हमने इस कदर अपना लिया है, हमने अपने समाज के अंदर इस तरह घुसा लिया है कि अब किसी भी खुशी के समय पे आप देखेंगे शराब को पीना पिलाना तो एक आम सी बात हो गई है। और हम उसको
अपने अपने सामाजिक होने का एक तरह का प्रमाण समझते हैं, अपने सभ्य होने का प्रतीक समझने लगे हैं कि अगर मेरी पार्टी में अब शराब नहीं है तो मैं असभ्य हूं। ऐसा होने लग गया है अब हिमाचल प्रदेश के अंदर। और हमें लगता है कि ये कोई संकट नहीं। आपको शायद लगता होगा शराब पीना कोई बहुत बुरी बात नहीं, लेकिन शराब पीना बहुत बुरी बात है। शराब तो पहला पड़ाव है, पहला स्टेप ही तो वही है। इसी से ही तो ड्रग्स फैलता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। आप शराब को बंद नहीं कर रहे, आप सिगरेट को बंद नहीं कर रहे हो, आप गुटखे को बंद नहीं कर रहे हो हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगर आप ये 3 चीज़ें बंद ही नहीं कर रहे हो तो जो नशा करना चाहता है उसको तो सबसे आसान है, शराब पी लेगा या सिगरेट पी लेगा या आराम से गुटखा खा लेगा। हमें ये चीज़ को भी रोकना होगा, लेकिन इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये बहुत बड़ी कोई समस्या ही नहीं है, चलता है। और वो चलने के चक्कर में जो है हम हिमाचल को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। आप मानिए या ना मानिए, लेकिन ये संकट जो है हमारे समाज को अंदर से खोखला करके रख देगा। मैं नहीं कहता हूं कि आप जो है आधुनिकता को अपनाइए नहीं, आप एंजॉय ना करें। आप आधुनिकता को भी अपनाएं, आप एंजॉय भी करें, लेकिन ऐसी आधुनिकता का भी क्या फ़ायदा कि जो आप अपनी पर्सनैलिटी को ही खो दें, अपनी आइडेंटिटी को खो दें, अपने व्यक्तित्व को ख़त्म कर दें। हिमाचल प्रदेश का एक अपना बहुत ही प्यारा व्यक्तित्व है, बहुत ही प्यारी आइडेंटिटी है हिमाचल प्रदेश। उसका कल्चर बहुत प्यारा है, उसके गाने बहुत प्यारे हैं। आप उन सब चीज़ों को कैसे छोड़ना चाहते हैं? और कैसे आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए अब अच्छी नहीं रही, अब समय बदल गया, अब हमें नया चाहिए? आपको नया चाहिए, लेकिन अपनी पुरानी चीज़ों को भी तो संजो करके रखना है। अगर मेरे हिसाब से दोनों आधुनिक और पुरातन अगर एक साथ में चलेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा हिमाचल के लिए। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि सरकारों ने इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया है। सरकारों ने आज तक की जितनी भी सरकारें हैं हिमाचल प्रदेश की, किसी ने भी ये कदम नहीं उठाया, किसी ने भी ये मुद्दे को ये नहीं समझा कि ज़रूरी मुद्दा है कि हम हिमाचल के जो कल्चर को किसी न किसी तरीके से बचा सकें। अगर आप ध्यान से देखें तो गाने नए बन चुके हैं, नाच नया हो गया है, खाने नए बन गए हैं, लेकिन जो असली हिमाचल है ना, वो कहीं खो सा गया है। हिमाचल की जो संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, हम उसी पहचान से जाने जाते हैं। अगर हम खुद को, जब हम कहते हैं कि मैं हिमाचली हूँ, तो हिमाचली मैं कैसे हूँ? मैं अपनी हिमाचल की पहचान से हिमाचली हूँ। अगर मैं अपनी हिमाचल की पहचान को ही गवा दूंगा तो मैं किस बात का हिमाचली रहा? हमें ये चीज़ बहुत ध्यान से सोचनी होगी और इसके ऊपर बहुत ध्यान से काम करना होगा। अगली समस्या है प्रदूषण की समस्या। ये समस्या भी किसी टाइम बम से कम नहीं है, जो बहुत ही खतरनाक तरीके से फटेगी। देखिए, प्रदेश में वाहनों की जो संख्या है वो पिछले कई वर्षों में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जहाँ पहले हर 5 घरों में से किसी एक घर में एक वाहन ही देखने को मिलता था, आज वहाँ अगर आप देखेंगे तो हर घर में आपको 2 से 3 वाहन तो आराम से मिल जाएंगे। 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन तो आपको हर घर में ही मिलेगा। ये तो होगी वाहनों की बात, लेकिन इसके अलावा प्लास्टिक का इस्तेमाल, इंडस्ट्री का पोल्यूशन, कचरे का हम कचरा ज़्यादा बना रहे हैं, कचरे का ज़्यादा बनना, ये सब प्रदूषण की तरफ ही ऐड करता है, प्रदूषण को बढ़ाता ही है, कम नहीं करता। और पर्यावरण तो देखिए इससे बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, परंतु जो हमारी उपजाऊ ज़मीन है, जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है, हम उसको भी खराब कर देते हैं। बीमारियां भी बढ़ती हैं, पानी में गंदगी आती है, वातावरण में गंदी सुगंध आती है, वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। और इससे क्या होता है, बड़े बड़े जो शहर हैं, जो हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े जो शहर हैं, उनकी पहचान खत्म हो जाती है। पहचान कैसे खत्म हो जाती है? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप समझिएगा। जो लोग दिल्ली गए हैं, अगर कोई भी मेरी बात से रिलेट करे, जो दिल्ली गया हो, वो सोचे इस बारे में और अच्छी तरह, आप जो नहीं गए हैं वो इस बात को अच्छी तरह सुनिए। जब हम दिल्ली जाते थे पहले, आज से 15 साल पहले, तो दिल्ली एंटर करते ही आपको एक पहाड़ जैसी जगह दिखाई देती थी, वहाँ पे कूड़ा फेंका जाता था। वो जगह जो थी वो पहले बहुत बड़ी नहीं थी, जिसकी वजह से उतनी ज़्यादा दुर्गंध नहीं आती थी, तो हमें इतना बुरा भी नहीं लगता था। लेकिन अब अगर आप उसी जगह से गुजरेंगे, उसी दिल्ली से गुजरेंगे, तो दिल्ली एंटर करने से पहले ही, दिल्ली में घुसने से पहले ही सबसे पहला जो स्वागत आपका होता है वो होता है कूड़े से। वो इतना बड़ा ढेर हो चुका है अब कूड़े का, इतना ज़्यादा कूड़ा वहाँ पे इकट्ठा हो चुका है कि दिल्ली की जो पहचान है, दिल्ली की जो एंट्री है, जो स्वागत है, वो स्वागत आपका बदबू से होता है। और वो बदबू जो है वो उस दिल्ली की पहचान बन चुकी है।
अगर आप किसी से भी बात करें तो सब कहते हैं कि आप दिल्ली में वहाँ गए थे जहाँ बदबू होती है। तो इस तरह से जो है आपकी शहर की जो पहचान है वो भी बर्बाद हो जाती है। तो आप ये मत समझिए कि अगर आप कूड़ा ज़्यादा बना रहे हैं या कूड़े को आप जंगल में फेंक देते हैं तो आपने अपने घर से कूड़ा निकाल दिया, अब कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। आपने तो अपना काम कर दिया अपने घर से कूड़ा निकाल के, लेकिन आपने अपने घर से कूड़ा निकाल के अपने पर्यावरण में फेंक दिया और वो आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। और उसी नुकसान का जो हर्जाना है फिर आपको ये जो बड़ी बड़ी आपदाएं आती हैं इन रूपों में आपको भुगतना पड़ता है। ये हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। ये आप मान के चलिए, बहुत साल पहले हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता था और दूर दूर से जो लोग हैं, दूर देशों से भी लोग स्पेशली हिमाचल प्रदेश में आते थे, बहुत कई कई दिनों का सफ़र करके आते थे। सिर्फ किस लिए? सिर्फ अपनी तबीयत ठीक करने के लिए, सिर्फ अपना जो सेहत है उसको अच्छा करने के लिए हिमाचल में आया करते थे, क्योंकि हिमाचल का वातावरण बहुत ही शुद्ध होता था। वहीं अगर आप आज उस बात को सुनेंगे, उस बात को सोचेंगे तो आज तो जगह जगह आपको प्रदूषण ही मिलेगा और हिमाचल जो है वो आज प्रदूषण का केंद्र बन चुका है। कंस्ट्रक्शन की भी बात करें तो कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जो मिट्टी है वो जगह जगह उड़ने लगी है। पहले आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश में उतनी मिट्टी नहीं उड़ती थी, उतनी आपको रेत मिट्टी उड़ती नज़र नहीं आती थी। लेकिन आज अगर आप हिमाचल के किसी भी शहर, किसी भी गांव से गुजरेंगे तो आपको मिट्टी एक वातावरण में सहज तौर पे उड़ती हुई मिल जाएगी। आप अगर देखें, आप अगर आपके पास गाड़ी है या आप अगर पैदल भी जाते हैं तो आप अपने जूतों की तरफ देखिए। आपके जूते जो हैं, जब आप पहले जाया करते थे तो उतनी मिट्टी पकड़ते नहीं थे, लेकिन अब बहुत सारी मिट्टी आपको आपके जूतों पे मिल जाएगी। और उसका कारण यही है कि वातावरण में बहुत मिट्टी घुल चुकी है। अब हम हर बार सरकारों को भी कितना दोष दें? देखिए, सरकार का अपना रोल तो है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा रोल हमारा भी है। हमने भी कुछ खास तो किया ही नहीं इसके ऊपर, और सरकारों ने भी कुछ खास नहीं किया। कंस्ट्रक्शंस को अंधाधुंध तरीके से किया गया। मेरे को तो आज तक ये बात समझ ही नहीं आई है कि इतना ज़्यादा हमने कंस्ट्रक्शंस की क्यों है। जब वो सबको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ही नहीं करती है तो कंस्ट्रक्शन की इतनी ज़रूरत क्या है? ये बात को समझिए कि प्रदूषण ना सिर्फ हमारे प्रदेश के पर्यावरण को बिगाड़ रहा है, बल्कि वो हमें भी और ज़्यादा बीमार कर रहा है। इसीलिए अगर आपको याद हो या आपने कहीं पढ़ा हो, कहीं देखा हो, कैंसर जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले कैंसर के किस्से बड़े रेयर होते थे, आपको कोई मिलता था जिसको कैंसर हुआ हो। और आज आप हिमाचल में पूछें लोगों से तो मैं कहता हूँ हर 10 में से किसी एक घर में आपको कैंसर का मरीज़ मिल जाएगा। और वो इसी वजह से है क्योंकि हमने प्रदूषण को बढ़ा दिया है। चाहे वो पानी का प्रदूषण हो, चाहे वो हवा का प्रदूषण हो, चाहे वो आवाज़ का प्रदूषण हो, नॉइज़ का पोल्यूशन हो, लेकिन हमने बहुत पोल्यूशन बढ़ा दिया है और इसे हमें आज ही रोकना पड़ेगा अगर हमने अपने हिमाचल प्रदेश को साफ रखना है तो। अगली जो समस्या है वो है जल का संकट। इसे शायद आप इस समय उतना समझ ना पाए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत भारी बारिश हो रही है, जगह जगह पर बाढ़ आई हुई है, तो आपको शायद लगेगा कि अभी तो जल का उतना संकट नहीं है। लेकिन ये संकट जो है ये एक बहुत असली संकट है, हम इसे झुठला नहीं सकते। जल का जो संकट है वो 4 प्रकार से ज़्यादा खतरनाक है। पहला प्रकार तो है जो पीने का पानी का संकट। जो पीने के पानी की मैनेजमेंट है, जो सरकारों को करनी चाहिए थी, वो सही तरीके से नहीं की गई है, जिसकी वजह से आप जैसे ही गर्मी पड़ती है, हर गर्मी में आप देखेंगे कि पीने के पानी जो है उसमें गिरावट आ जाती है, उसकी सप्लाई लोगों को प्रॉपर नहीं मिलती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे पानी पहुँचता ही नहीं और कई दिन नहीं आता आजकल। तो पीने के पानी की कमी जो है वो शहर वाले लोग थोड़े और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे शिमला वाले लोग ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जब गर्मियों में टूरिस्ट शिमला की तरफ भागते हैं तो उस समय पर क्या होता है कि पानी को जो बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े कमर्शियल एरियाज़ हैं, उस तरफ पे डाइवर्ट कर दिया जाता है पीने के पानी को। और वो जो पीने के पानी की जो सप्लाई है वो आम हिमाचली को, शिमला के अपने बाशिंदे को, हिमाचल के अपने बाशिंदे को नहीं मिलती। 5-5, 6-6 दिन तक पानी नहीं आता। आप ये मान के चलिए कि अब बेशक बहुत ज़्यादा बारिश हुई है हिमाचल प्रदेश के अंदर, मुझे पता है बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बाद भी आप इसका असर जो है वो सीधा पीने के पानी में देखेंगे। और वो असर क्या होगा? एक तो पानी की सप्लाई कम होगी क्योंकि जगह जगह पर पानी की पाइप्स टूट गई होंगी, तो वो बोलेंगे कि पानी को हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, अच्छी तरीके से पहुंचा नहीं पा रहे। तो पीने का जो पानी है वो आपको पहली बात तो मिलेगा ही नहीं सही तरीके से, और अगर मिलेगा भी तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित पानी होगा, उसमें मिलावट होगी, बहुत ज़्यादा कचरा होगा।
गंदा पानी होगा। इसलिए अभी हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को मेरी ये सलाह है कि जो वो पानी पी रहे हैं उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके उबाल के ही पिएं। दूसरे प्रकार का जो पानी का संकट है वो है कृषि के उपयोग में आने वाला जो पानी है उसमें गिरावट। और ये भी जो है, ये सीधा सीधा इसका कारण जो है वो पानी की गलत मैनेजमेंट है। और पानी की गलत मैनेजमेंट जो है ये पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि किसी भी सरकार ने, आज तक की किसी भी सरकार ने पीने के पानी की बात हो या कृषि के पानी की बात हो, उसकी मैनेजमेंट के बारे में तो सोचा ही नहीं है। बस पानी को जहाँ से वो शुरू होता है, जहाँ पानी का स्रोत है, वहाँ पानी के स्रोत में पाइपें लगा करके हम पानी खींच लेते हैं, या तो बड़े बड़े हमने वाटर टैंक्स बनाए हैं, प्योरीफिकेशन स्टेशन बनाए हैं और वहाँ से खींच लेते हैं। लेकिन वो पानी को इकट्ठा कैसे करें? अब जैसे बारिश हुई है तो बारिश के पानी को सही तरीके से इकट्ठा कैसे करें, इसके बारे में भी सोच सकते थे, लेकिन नहीं सोचा गया है। देखिए, हिमाचल जो है वो हमेशा ही मौसम पर निर्भर होकर के कृषि कर रहा है, पर इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से वो कृषि कर रहा है वो हिमाचल की खाद्य डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए हमें पानी की मैनेजमेंट को अभी से ठीक करना होगा। तीसरे प्रकार का जो पानी का संकट है वो है ज़मीन के अंदर जो पानी होता है, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, वो कम हो जाना, यानी कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। ये वो पानी है जिसे हम अपने पीने के लिए सबसे ज़्यादा शुद्ध मानते हैं। ये सबसे ज़्यादा अच्छा पानी होता है पीने के लिए। आपको अगर याद होगा तो पुराने ज़माने में कुएँ खोद करके पानी निकाला जाता था, तो ये वो वाला पानी है जिसे आप सीधा ज़मीन से निकाल करके आराम से पी सकते हैं। इसे साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये इतना स्वच्छ होता है। लेकिन इस वाले पानी के अंदर, ये ग्राउंड वाटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा लगातार ये पानी कम होता चला जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा लेवल पे होता जा रहा है। इस बार तो ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पीने का पानी तो हमेशा से ही हमारे लिए समस्या रही है। हमें समझना होगा कि स्वच्छता के आधार पर ये जो पानी है ये सबके लिए सबसे उत्तम पानी है। इसलिए ये जो ग्राउंड वाटर है, इसके जो भंडार हैं उसको हमें भरने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, उसके बारे में सोचना होगा। चाहे तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी होगी। वो भी कैसे हो पाएगा? वो भी तब हो पाएगा अगर हम पानी की मैनेजमेंट को सही करेंगे। हम कृषि में इस्तेमाल होने वाले पानी को किसी और तरीके से यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। यानी मान लीजिए जैसे अब आज इस बार बहुत बारिश हुई हिमाचल में, मान लीजिए अगर हम इस सारे पानी को अगर हमने एक सही तरीके से मैनेज किया होता, इकट्ठा कर लिया होता, तो कृषि के लिए हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते थे जो बारिश में आया, और पीने के पानी के लिए हम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते, ज़मीन के पानी का इस्तेमाल करते, ज़मीन के अंदर वाले पानी का करते। उसी तरीके से कपड़े धोने के लिए हम किसी और पानी का इस्तेमाल कर सकते थे। सारी चीज़ें तो हमें कुएं के पानी से नहीं करनी चाहिए। अगर हम सारी चीज़ें कुएं के पानी से करेंगे तो क्या होगा? कुआं सूख जाएगा, और वही हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हमने ज़मीन के अंदर से इतना पानी निकाल लिया कि जो ज़मीन के अंदर का जो अच्छा पानी था, साफ़ पानी था, वो हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और इसीलिए आपको बहुत सारे कुएँ हिमाचल प्रदेश में अब ड्राई मिलेंगे, सूखे मिलेंगे। लेकिन सरकारों ने भी सही मैनेजमेंट नहीं की है पानी की, इसलिए हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इन्हीं के ऊपर ज़्यादा थी। लेकिन हमें इसको भी ठीक करना होगा। और चौथा जो आखिरी प्रकार का जो संकट है जो पानी के साथ रिलेटेड है, वो है पानी में मिलने वाला उद्योग का जहर। इससे क्या होता है कि ना सिर्फ जो पानी है उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है, बल्कि ये जो पानी है टॉक्सिक बन जाता है, जहर बन जाता है, जिसकी वजह से पानी में जो पनपने वाला जो जीवन है, जैसे कि मछलियाँ हैं और छोटे जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं जो पानी में पनपते हैं, वो सभी मर जाते हैं। और पानी के अंदर इन सभी जीवों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये पानी को साफ़ भी करते हैं, ये पानी को हमारे लिए और अच्छा बनाते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें उद्योग का जहर मिल चुका है, तो पीने का पानी भी गंदा हो चुका है। पीने का पानी तो हुआ ही हुआ है, उसकी बजाय जितनी हमारी नदियाँ हैं वो भी गंदी हो गई हैं। नदी नाले जो भी इन इंडस्ट्रीज़ के साथ, इन उद्योगों के साथ कनेक्टेड है, जहाँ पर उद्योग अपना गंदा जो पानी है उसको फेंकता है, उसका निकास करता है, वहाँ पर आप देखेंगे जितने भी नदी नाले हैं हमारे, वो गंदे हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बेकार हो चुके हैं। और क्योंकि ये पानी इतना गंदा हो चुका है तो ये किसी काम के लायक भी नहीं बचता है, तो इसकी मैनेजमेंट का भी कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब सरकारों ने पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं कि नदी से पानी खींचेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे, फिर आपको पहले पिलाएंगे, आपके पास भेजेंगे। लेकिन अगर उस पानी में हैवी मेटल्स, हैवी टॉक्सिसिटी, गंदे केमिकल्स उसके अंदर मिले हुए हैं, तो उस पानी को मैनेज करने का भी फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। उस पानी को पहले खींच के लाने का कोई फ़ायदा नहीं, उस पानी को साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो पानी पूरी तरह कभी साफ़ ही नहीं हो सकता। इसीलिए वो पानी जो है वो किसी और इस्तेमाल के लायक भी नहीं बचता।
अगर आप मेरी बात को समझें तो पानी का संकट हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा संकट होने वाला है आने वाले समय में। अगर हमने इसे सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो हिमाचल का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं हिमाचल में ऐसा ना हो, ऐसा वक्त ना आ जाए कि पानी जो है वो हमारे लिए एक लग्जरी बन जाए और हम कई कई हज़ार रुपए दे करके फिर एक पानी की बोतल खरीदें। पीने के पानी के लिए एक गिलास भी जो है हमें, एक गिलास पीने का पानी भी हमें जो है कई कई हज़ार रुपए में मिले। तो इस चीज़ के बारे में हमें अभी से ही सोचना होगा। अगली समस्या है सड़क सुरक्षा एवं पार्किंग। आज क्योंकि हर घर में कम से कम एक वाहन तो है ही, ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे हिसाब से सभी के लिए ये ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है कि हमें कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ कि ज्ञान होना चाहिए तो मैं किस ज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ज्ञान होना चाहिए वाहन को सही तरीके से चलाने का ज्ञान। वाहन खरीदना ही सब कुछ नहीं है, उसे सही तरीके से चलाना भी तो हमें आना चाहिए। अपनी लेन में रहने का ज्ञान, सड़क पे हमें किस तरफ चलाना है, कौन सी साइड पे हमें अपने वाहन को चलाना है, इसका भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। गति की सीमा का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कितनी स्पीड है हर एक सड़क की, एक सड़क पे मैक्सिमम कितना अलाउड है, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी तेज़ चला सकते हैं अपने वाहन को, वो भी हमें पता होना चाहिए। रोड के साइंस का ज्ञान होना चाहिए कि सड़क पे जो जगह जगह निशान बने उसका मतलब क्या है। ध्यान से चलाने का ज्ञान भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए आप अच्छी तरह से चला रहे हैं, आपने दूसरे के लिए भी अच्छी तरीके से चलाना है। ध्यान से चलाना है ताकि किसी और को भी ना चोट लगे आपकी वजह से। फिर एक वाहन और दूसरे वाहन में कितनी दूरी होगी उसका भी ज्ञान होना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही बराबर की इसकी जो इस ज्ञान की जो वैल्यू है वो बराबर है बाकी ज्ञान से। आपको पता होना चाहिए कि आप आगे से या पीछे के जो वाहन आपसे चल रहे हैं उनमें से आपने कितनी दूरी बना करके रखनी है और उस दूरी को मेंटेन करके रखना है। और सड़क सुरक्षा का ज्ञान तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि सड़क सुरक्षा के नियम क्या क्या हैं, आपको क्या क्या पहनना है, जैसे सीट बेल्ट पहनना गाड़ी चलाते हुए, हेलमेट पहनना बाइक चलाते हुए, और क्या नियम हैं, वो सारे नियमों का भी ज्ञान आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको लगता है कि ये कोई समस्या नहीं है, जिनको लगता है कि सड़क सुरक्षा कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है या हिमाचल प्रदेश के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होने वाली है आज से 5 या 10 वर्षों में, जो लोग ये समझते हैं उनको मैं बता दूं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में हर साल 1700 एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनमें से कम 600 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इतना ही नहीं है, एक्सीडेंट से होने वाला जो आर्थिक नुकसान है हिमाचल प्रदेश के लिए वो भी बहुत बड़ा है। क्योंकि सड़क से हादसों में क्या होता है, अक्सर जब सड़क हादसा होगा तो आसपास की चीज़ें भी टूटेंगी, सड़क भी टूटेगी, सड़क भी ठीक करनी पड़ेगी, वो चीज़ें भी ठीक करनी पड़ेगी, लोगों का नुकसान होगा। सरकार जो जिनकी मौत हो जाती है उनको सरकार पैसा देती है, तो वो पैसा कहाँ से जाएगा, वो भी सरकार के कोष से जाएगा। और उनको इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वो सारी चीज़ें सरकार के कोष से जाएंगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसी पे डिपेंडेंट है। इसलिए आर्थिक रूप से भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान देता है हिमाचल प्रदेश को। और जिस परिवार के अपने लोग मर जाते हैं ऐसी दुर्घटनाओं में, उनका दुख और दर्द तो हम कभी समझ ही नहीं सकते। हम उनके दुख दर्द पे कोई रुपए की वैल्यू थोड़ी लगा सकते हैं। हमें थोड़ी कह सकते हैं कि आपका बेटा मर गया, 5 लाख रुपए ले लो और बात खत्म हो गई। ये वो चीज़ें नहीं है। ये वो इमोशनल सपोर्ट, अगर किसी फैमिली का, मान लीजिए किसी फैमिली का कोई जवान बच्चा इसमें मर जाता है तो उसके लिए कितना दुखदायक है ये। उसका तो पूरा परिवार टूट कर रह जाता है, उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सड़क हादसों की वजह से होती हैं और सड़क सुरक्षा में जो कमी है उसकी वजह से होती हैं। मेरे हिसाब से ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी तरफ किसी भी सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए ये कभी वोट का मुद्दा रहा ही नहीं। ज़्यादातर जो भी सरकारें आती हैं, ज़्यादातर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो भी हमारे लीडर्स हैं, वो वोट की तरफ उनका ध्यान थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो वो ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिन मुद्दों में उनको लगता है कि यहाँ से हमें वोट मिलेगा। ये जितने भी मैंने आपको पीछे मुद्दे बताए, इन मुद्दों से उनको कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा बहुत काम करते हैं वो हमें खुश करने के लिए, लेकिन सही तरीके से ठोस काम कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके लिए वोट का मुद्दा नहीं है। क्योंकि उनके लिए वोट का मुद्दा नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा होता ही नहीं किसी सरकार के लिए, इसीलिए इसके ऊपर कभी एक्शन भी नहीं लिया जाता। आप ध्यान से देखेंगे, सड़क पर सही चिन्ह का ना होना। जब मैं कहता हूँ सही चिन्ह, मतलब सही तरह की मार्किंग्स का गलत होना। एक तो सही चिन्ह ना होना और दूसरा मार्किंग्स का फिर गलत भी होना। गाड़ियों का तेज चलाना, फिर सुरक्षा में कमी का होना, स्पीड कैमरास का ना होना,
ट्रैफिक पुलिस का मौजूद ना होना और सड़क दुर्घटना के समय वहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज का मौजूद ना होना या वहाँ तक पहुँच ना पाना, ये जो सारी बातें हैं ये सुनिश्चित कर देती हैं कि अगर कोई सड़क हादसा हुआ है तो वहाँ पर मृत्यु हो जाएगी किसी की। क्योंकि अगर हम फर्स्ट एड को अगर हम जल्दी नहीं पहुँचा पाएंगे, अगर रोड के साइन सही नहीं होंगे, अगर बहुत गति सीमा से ज़्यादा तेज़ हम गाड़ी चलाएंगे, अपनी लेन में नहीं चलाएंगे, ये सारी चीज़ें क्या इंश्योर करेंगी, ये सारी चीज़ें आपको क्या रिजल्ट देंगी? इसका रिजल्ट फिर मौत ही है और इसके बारे में कोई भी नहीं सोचता। ये हमें समझना होगा कि सड़क सुरक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सबसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। एक और इससे जुड़ी बात है, वो है पार्किंग की समस्या, पार्किंग का गलत होना। और वो इसलिए भी है क्योंकि पार्किंग जो है वो पर्याप्त नहीं है शहरों में। शहरों का जो डिज़ाइन है वो गलत है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वालों ने शहर को सही तरीके से प्लान ही नहीं किया है। हर जगह पर मकान बना दिए गए हैं, ये सोचा ही नहीं गया कि यहाँ पर कभी गाड़ी भी चलेगी। पैदल चलने की भी रास्ता पूरा पर्याप्त नहीं है। लेकिन गाड़ी आजकल हर मकान वाले को चाहिए। गाड़ी देखिए हर इंसान को चाहिए, हर परिवार को चाहिए। ये अब हर परिवार की ज़रूरत है। और क्योंकि हर परिवार की ज़रूरत वाहन है, चाहे वो 1-2 पहिया वाहन हो, चाहे वो 4 पहिया वाहन हो, हमें उसके लिए पार्किंग की पर्याप्त जगह भी चाहिए। लेकिन वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। आपको पता है कि अगर जहाँ पे जगह है भी, जहाँ पे पार्किंग्स बड़ी बड़ी बनाई भी गई हैं, वहाँ पे वाहनों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो उसमें पूरी ही नहीं समाती। क्योंकि टूरिस्ट ही इतना आ जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उनको भी पार्किंग चाहिए, वो भी उसी पार्किंग का इस्तेमाल कर रहा है। जो लोकल लोग हैं, जो हिमाचल के अपने बाशिंदे हैं, वो भी उसी पार्किंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा लोड पड़ जाता है उस पर कि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। उस वजह से क्या होता है कि लोग अपने मकानों की बजाय गाड़ी जो है बाहर सड़कों पे खड़ी करना शुरू कर देते हैं, जिससे एक समस्या पैदा हो जाती है जिसे मैं बोलूँगा सही जगह का ना होना या सही रास्ते का ना होना गाड़ी चलाने के लिए। और जब मैं कह रहा हूँ सही रास्ते का ना होना, उसका मतलब ये है कि अगर एक सड़क है, उसके ऊपर हमने कोई गाड़ी पार्क कर दी है या कोई वाहन पार्क कर दिया है और वहाँ से किसी दूसरे वाहन ने चलना है, वो चलने की जगह है वाहनों के, तो उस जो चलने वाला वाहन है, जिसने वहाँ से गुजरना है, वहाँ से जाना है, उसको पर्याप्त जगह नहीं मिलती और वो क्या करता है, अपनी लेन छोड़ करके दूसरी लेन में गाड़ी चलाने पर मजबूर हो जाता है, जिसकी वजह से फिर से एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट्स में और बढ़ोतरी होती है। अगर हम ये सारी चीज़ें ध्यान से सोचें तो हमें ये समझ में आएगा कि ये भी जो है सड़क दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण है। सड़कों को भी जो है हमने ऐसा बनाया है कि वो बिल्कुल बेकार सड़कें हैं, टूटी फूटी सड़कें होती हैं, बड़े बड़े खड्डे उसमें पड़े हुए हैं। वो खड्डे भी जो हैं वो एक्सीडेंट्स की तरफ ही आपको प्रमोट करते हैं, एक्सीडेंट्स को बढ़ाते हैं। लेकिन पार्किंग की समस्या आप ये मान के चलिए हिमाचल के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। हिमाचल में पहले ही जगह की बहुत कमी है। पार्किंग जो है फिर कंस्ट्रक्शन को फिर से वही वाली बात घूम के आ जाती है कि आपको ज़्यादा पार्किंग चाहिए तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज़्यादा बड़ी बड़ी पार्किंग बनाएंगे। वो बड़ी पार्किंग बनाएंगे तो किस चीज़ के ऊपर बनाएंगे, एक उसी ज़मीन के ऊपर बनाएंगे, हिमाचल की ज़मीन के ऊपर बनाएंगे और हिमाचल की ज़मीन को कमज़ोर करेंगे। अगर वो उपजाऊ मिट्टी थी तो आप उस उपजाऊ मिट्टी को भी बर्बाद करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ी ही हुई हैं, सारी समस्याएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। अगर हम एक समस्या को ठीक करेंगे तो दूसरी समस्या अपने आप ठीक होने लग जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सरकारों ने कभी भी इस चीज़ को कभी अपना मुद्दा नहीं समझा है, क्योंकि सरकारों के लिए सड़क हादसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें थोड़ा बहुत रो लिए, पैसा किसी को दे दिया, जो मर गया उसको पैसा दे दिया, जो घायल है उसको पैसा दे दिया, और फिर सरकार अपना रोल जो है वो सोचती है कि उसने अपना पूरा कर दिया और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई कभी भी नहीं होती। इससे पहले कि ये सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, सड़क दुर्घटनाएं हिमाचल प्रदेश में बढ़ जाएं, पार्किंग की वजह से होने वाला नुकसान हिमाचल प्रदेश में बढ़ जाए, हमें इसे अभी से मैनेज करना होगा सही तरीके से। इस कड़ी में जो सबसे आखिरी मुद्दा जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है नासमझ निर्माण। हमने सबने ये हिमाचल में देखा है कि किस तरीके से अंधाधुंध निर्माण हुआ है। कंक्रीट के जंगल बना दिए गए हैं। जब मैं कंक्रीट के जंगल कह रहा हूँ तो असली पेड़ों को काट करके, जो असली के जंगल थे, हिमाचल की जान थे, उनको काट करके वहाँ पर हमने बिल्डिंगें बना दी। और वो बिल्डिंग किस चीज़ से बनाई? कंक्रीट से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। पेड़ों की इतनी बुरी तरीके से कटाई की गई, सड़कों का विस्तार बिना सोचे समझे किया गया, बिल्डिंग्स की ऊंचाइयां बढ़ा दी गई, जगह जगह इंसान द्वारा निर्मित स्ट्रक्चर्स बना दिए गए हैं,
अनप्लैंड माइनिंग की गई है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। हमने अपने प्रदेश की जो खूबसूरती है ना, उसको खुद अपने हाथों से बिगाड़ दिया है, जिसकी वजह से अब जो हमारा प्रदेश है वो पहाड़ी लगता ही नहीं। आप हिमाचल प्रदेश के अंदर जाएंगे, आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर बिल्डिंग्स के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं है देखने के लिए, और ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी पहाड़ी प्रदेश के अंदर हैं। ऐसा लगता है कि हम कोई प्लेन के किसी बहुत बड़ी सिटी के अंदर, मुंबई के अंदर या दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं। आप शिमला में आएंगे, आपको शिमला में जगह जगह बिल्डिंग्स दिखेंगी, जगह जगह गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक है, बुरा हाल है। और ये सब जो है वो माइंडलेस कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ है, ना समझ निर्माण की वजह से हुआ है। आधुनिकता की इस दौड़ में कहीं हम पीछे ना रह जाएं, ये सोच के हमने अपना कुछ भी सही से प्लान नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। बस बिल्डिंग्स बनाते चले गए, सड़कों को बड़ा करते गए, चौड़ा करते गए। हमने कभी ये अपने आप से भी नहीं पूछा कि क्या ये हमें चाहिए या नहीं चाहिए। इतनी सारी बिल्डिंग्स की हमें ज़रूरत है? इतने बड़े बड़े ज़मीनों की हमें ज़रूरत है? इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनों का मतलब मेरी इतनी बड़ी बड़ी रोड्स की हमें ज़रूरत है? सड़कों की इतनी बड़ी बड़ी ज़रूरत है? हम क्या छोटी सड़क से काम नहीं चला सकते? क्या हमारे को छोटी बिल्डिंग्स ठीक नहीं रहेंगी? क्या हमें शॉपिंग मॉल्स चाहिए? क्या हमें बड़े बड़े सिनेमा घर चाहिए? हमने इसके बारे में कभी अपने आप से पूछा? जब हमने अपने आप से ये सवाल नहीं पूछा तो हम सरकारों से ये सवाल कैसे पूछें? और सरकारों ने भी क्या किया है? सरकारों ने भी इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। बस कंस्ट्रक्शंस को बढ़ावा देते गए, प्लॉट्स बिकते गए, फ्लैट्स बिकते गए, कंस्ट्रक्शन होती चली गई। हमें लगता है सरकारों की अगर हम बात करें, और मैं क्यों कर रहा हूं सरकारों की बात यहाँ पे इसलिए आ जाती है क्योंकि हम एक लीडर को क्यों चुनते हैं? हम एक लीडर को इसीलिए चुनते हैं कि वो हमारे लिए अच्छे फैसले ले, वो हमारे लिए, हमारे प्रदेश के विकास के लिए ऐसे फैसले ले जो हिमाचल प्रदेश को ख़राब नहीं करेगा, जो हमें ख़राब नहीं करेगा। लेकिन जब फैसला गलत लिया जाता है तो उसका जो परिणाम है वो भी सुखद नहीं होता। ये हम सबको अच्छे से समझना होगा। किसी भी जो जगह है, कोई भी जो जगह होती है, उसका विकास, उसकी बिल्डिंग्स, उसकी सड़कें, उसके शॉपिंग मॉल्स, उसके सिनेमा घर, ये सब नहीं होते। किसी भी जगह का विकास ये होता है कि उसके जो लोग हैं, उसकी जो जनता है, उसकी सोच कितनी विकसित है। जो सिटीजन है उस जगह के, जो जनता है उस प्रदेश की, वो कितनी जिम्मेदार है अपने प्रदेश के प्रति, कितना प्यार करती है अपने प्रदेश से, कितनी सच्ची है अपने प्रदेश के प्रति। और वो जो प्रदेश है वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को कहीं खो तो नहीं रहा। जब ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं तो हम इस चीज़ को कहते हैं कि सही मायने में हिमाचल प्रदेश का विकास हुआ है। अगर आप मेरे से पूछें तो मेरे हिसाब से हिमाचल प्रदेश का सही विकास होता, हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन अच्छी होती, हिमाचल प्रदेश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा काम होता, हिमाचल प्रदेश में स्टार्टअप्स होती, हिमाचल प्रदेश में कृषि अच्छी होती, कृषि उद्योग बहुत अच्छा चल रहा होता, हिमाचल प्रदेश के लोगों की सोच उन्नत होती, हिमाचल प्रदेश के लिए सबके मन में प्यार होता, हिमाचल प्रदेश में सभी भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो चुका था, सब ईमानदार होते, तब मैं मानता कि हिमाचल प्रदेश जो है वो पूरी तरह से विकसित प्रदेश है। इस बेवजह की कंस्ट्रक्शन से ना किसी को कभी कोई फ़ायदा हुआ है, ना ही कभी कोई फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है ये बेवजह की कंस्ट्रक्शन जो है बिल्कुल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और हमें इसे अभी से समझना होगा और अभी से रोकना भी होगा। आगे आप सब लोगों की अपनी मर्जी है। अंत में इतना कहूँगा कि हमारा प्रदेश सबसे सुंदर है, हमारे लोग सबसे अच्छे हैं। हिमाचल को हमेशा सुंदर एवं उसकी जो संस्कृति है उसको सुरक्षित रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, हमारा ही कर्तव्य है। अगर हमारे प्रदेश पे हमको लगता है कि हमारा पूरा हक है तो उसके लिए हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, उसको हम कभी झुठला नहीं सकते। आप खुद से झूठ जरूर बोल सकते हैं, सरकारें आपसे झूठ बोल सकती हैं, पॉलिटिशियंस भी आपसे झूठ बोल सकते हैं, या हो सकता है झूठे वादे भी करें, लेकिन हमें इस सब झूठ से बाहर निकल करके सोचना होगा, इससे आगे निकल करके सोचना होगा और अपने प्रदेश के लिए अच्छा काम करना होगा। एक छोटे से लालच या गलती से हम अपना पूरा का पूरा प्रदेश खो सकते हैं, ये हमें समझना होगा। मैंने पहले भी कई बार इस विषय पर लिखा है और अपनी तरफ से बहुत बार हिमाचल प्रदेश को, सरकारों को टेलीफोन के ज़रिए और चिट्ठियों के ज़रिए कांटेक्ट करने की कोशिश की है। इन मुद्दों पे नहीं, बल्कि इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है। मैं इतना अच्छे से जानता हूँ कि मेरा फ़ोन कॉल कभी नहीं उठाते, अगर उठाते भी है तो जिस इंसान से मैं बात करना चाहता हूँ उस इंसान से वो बात नहीं करवाते।
चिट्ठियों को तो मुझे पक्का सा क्या मैं कहता हूँ 100% मुझे पता है कि चिट्ठियों को वो पढ़ते ही नहीं हैं और वो उसको फाड़ करके फेंक देते होंगे। लेकिन मेरा जो अपने प्रदेश के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश मेरा अपना प्रदेश है, मेरा परिवार है, आप सभी लोग मेरे परिवार हैं। हिमाचल प्रदेश मेरा घर है और मैं अपने घर और अपने परिवार से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। मैं इसे अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं इस चैनल के माध्यम से या किसी भी तरीके से आप तक जो है सीधी बात को पहुँचाऊँ। आप लोग अगर मेरा साथ देना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं साथ देना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं फ़ोर्स किसी को नहीं करता हूँ, मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आप लोग मेरा साथ दें तो हम मिल करके हिमाचल प्रदेश को बचा सकते हैं। इससे पहले मैं आप सबसे विदा लूँ, अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा ताकि आपको ये ना लगे कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो अनपढ़ है। मैं आपको अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, ताकि आप ये जान सके कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो हिमाचल का बेटा क्या है। देखिए, मैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में PhD हूँ, जो कि एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में प्रयोग होने वाली जो टेक्नोलॉजी होती है उसके ऊपर काम करता है। मेरी जो बेसिक इंजीनियरिंग है वो मैकेनिकल से है और डिजिटल निर्माण जो तकनीक होती है, डिजिटल निर्माण तकनीक, उस पर मैं दुनिया की सबसे बड़ी विमान के इंजन बनाने वाली कंपनी में काम करता हूँ। मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैं आप सबसे विदा लूँ, अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा और इसलिए बताना चाहूँगा ताकि आपको पता लग सके कि जिसकी आप बात इतनी देर से सुन रहे थे, जिसको आपने इतना समय दिया है, वो असली में खुद क्या है, वो हिमाचल प्रदेश का बेटा क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में PhD हूँ और एरो इंजन में जो इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है उस पर मेरी PhD का प्रयोग हुआ है। मेरी बेसिक इंजीनियरिंग जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और मैं डिजिटल निर्माण तकनीक पर दुनिया की सबसे बड़ी जो विमान के इंजन बनाने वाली कंपनी है उसमें काम करता हूँ। मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है जो शिक्षा, उद्योग और अनुसंधान में है। मैंने बहुत से छात्रों को करियर में और जीवन में मार्गदर्शन दिया है, जिससे आज सभी सक्सेसफुल हैं। यदि आप चाहें तो आप मुझसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। जो मुझे फॉलो करना चाहे वो पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे, इस चैनल को फॉलो करना चाहे तो वो भी कर सकता है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो मैं लिंक जो भी मेरे रिलेटेड यूट्यूब चैनल्स हैं या जो भी रिलेटेड मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, उन ट्विटर अकाउंट्स हैं, उन सब की डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, लिंक्स की डिटेल। उसके अलावा आप ये जो स्क्रीन पर आपको QR कोड्स दिखाई दे रहे हैं, इन स्क्रीन पर QR कोड्स को स्कैन करके भी मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी का जो दिन है वो शुभ हो। आप सभी जो है हिमाचल प्रदेश के लिए मिलकर काम करें और हिमाचल प्रदेश को और अच्छा बनाएं।